नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की नई किताब उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों को समृद्ध करते हुए उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कहानी लिखी जा रही है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिलीज द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, Bharat's March Towards Fertilizer Self-Sufficiency, written by Chemicals and Fertilizer Minister Dr. Mansukh Mandavia. The book highlights the journey of making India self-reliant in fertilizer sector. Atmanirbhar Bharat Abhiyan or Self-Reliant India campaign is the vision of New India, envisioned by Prime Minister Modi. The aim is to make the country and its citizens independent and self-reliant in all senses. क्या कुछ खास है इस किताब में, आइए जानते हैं डॉक्टर मांडविया से। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, जो आपकी किताब है। उसमें एक पाठक के तरह से अगर देखें तो सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए रहा वन नेशन वन फर्टिलाइजर। आखिर क्या है ये कॉन्सेप्ट, कितनी आगे इसमें सफलताएं हो सकती हैं और क्या कुछ हैं चैलेंजेस? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर बुक मैंने इसलिए लिखी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बदलाव हो रहा है वो दूसरी कृषि क्रांति की शुरुआत है। पहली कृषि क्रांति हुई थी 60 के दशक में, जब बैलगाड़ी से ट्रैक्टर आया, हाइब्रिड सीड आया, पेस्टिसाइड आया, केमिकल्स फर्टिलाइज़र आया और देश में रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने लगा और हम खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, यानी कि आत्मनिर्भर हो गए। उसके बाद फार्मिंग सेक्टर में मोदी जी के नेतृत्व में एक दूसरी कृषि क्रांति का प्रारंभ हो चुका है। अमृत काल में फर्टिलाइज़र सेक्टर कैसे बदल रहा है उसका सारा डिटेल विवरण मैंने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर बुक में रखा है। उसमें वन नेशन वन फर्टिलाइज़र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सरकार उसमें सारी मदद करती है। एक तरह से कहे तो ये सरकार की सभी फर्टिलाइज़र प्लांट है, वो सरकार का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स यूनिट है, ऐसा कहे तो चलेगा। क्यों? ये प्लांट के यूरिया प्लांट है, फिक्स कॉस्ट सरकार देती है, उसको एमआरपी सरकार तय करती है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार तय करती है, प्रोडक्शन और एमआरपी के बीच में जो गैप होता है ये फंड भी भारत सरकार देती है। तो सारा भारत सरकार के खर्च पर फर्टिलाइज़र प्लांट चलता है। वन नेशन वन फर्टिलाइज़र इसलिए करना पड़ा, देश में कुल मिला के 35 से अधिक फर्टिलाइज़र प्लांट है और वो फर्टिलाइज़र बनाते हैं, भारत सरकार उसको एलोकेशन देती है और वो बेचते हैं। बेचने के लिए होता था ऐसा कि एक फर्टिलाइज़र गुजरात में जीएसएफसी फर्टिलाइज़र का प्लांट है, जीएसएफसी का, वो उसका आउटलेट होता था, वो बेचते थे बंगाल में मैट्रिक्स का फर्टिलाइज़र प्लांट बेचते थे पंजाब में आरसीएफ का फर्टिलाइज़र का प्लांट बेचता था कर्नाटका में, क्योंकि सब्सिडी सरकार देती थी, कंपटीशन कंपनी करती थी और उसमें हर कंपनी का अपनी अपनी ब्रांड होती थी। जीएसएफसी की ब्रांड थी सरदार, तो हमारे किसानों की आदत बन गई कि सरदार खाद ही अच्छा है। ऐसा तो होता नहीं है। यूरिया मीन्स नाइट्रोजन 46%, तो कहाँ से भी यूरिया लो 46% नाइट्रोजन ही मिलेगा आपको। वैसा डाई एमोनियम फॉस्फेट DAP, तो डाई एमोनियम फॉस्फेट का कंटेंट है वो सारे देश में सभी जगह पे एक ही होगा, लेकिन ब्रांड अलग अलग होगी। सभी खर्च भारत सरकार का, लेकिन ब्रांड कंपनी की, वो तो ठीक है, चलो उसकी ब्रांड हो तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें कंपटीशन हो जाए और किसान का माइंडसेट बने और सरकार की सब्सिडी जाए, वो तो उचित नहीं। तो हमने निर्णय करा कि एक देश में हर फर्टिलाइज़र की ब्रांड एक ही रहेगी, भारत ब्रांड यूरिया, भारत ब्रांड DAP, भारत ब्रांड NPK, ब्रांड एक हो गई। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि सारे देश में जो किसानों की हैबिट थी कि भाई ये ही चाहिए,
और उसको भ्रम पैदा किया जाता था, वो भी खत्म हो गया। दूसरा, क्रिस क्रॉस बंद हो गई। ये अभी सरदार का यूरिया कोई बंगाल में नहीं मांगेगा, वहाँ मैट्रिक्स का प्लांट है, वहाँ भारत ब्रांड यूरिया उसको वहाँ से मिल जाएगा। आरसीएफ का प्लांट है वो मुंबई में है, तो महाराष्ट्र में वहाँ से मिल जाएगा। वैसे यूपी में जाओ तो एनएफएल का प्लांट है, यूपी और पंजाब में वहाँ से मिल जाएगा। तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़र कंपनियों की आपस में कंपटीशन चली गई। सरकार की जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी थी उसमें बचत हो गई, और किसान को जब चाहे तब वो जहाँ से चाहे वहाँ से उसको यूरिया अपने आउटलेट से मिल जाता है। इसलिए वन नेशन वन फर्टिलाइज़र हमने जो व्यवस्था की उसका देश में बहुत फ़ायदा हुआ है। कैसे करा, कैसी स्थिति में करा, कहाँ से विचार आया, प्रधानमंत्री जी का जो एफर्ट है उसके बारे में फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर में हमने बात रखी है। बिल्कुल सर, और बहुत ही फ़ायदा होगा किसानों को इस इंटीग्रेटेड अप्रोच से। लेकिन सर, अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, सबसे बड़ा एक पॉइंट है घरेलू उत्पादन बढ़ाना। उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, कितने हमारे अचीवमेंट्स रहे? देश में फर्टिलाइज़र एक बहुत बड़ी नीड है और उसका कंजप्शन भी बहुत होता है। देश में प्रतिवर्ष 325 से 350 लाख मैट्रिक टन यूरिया का कंजप्शन है, 1.25 से 1.5 लाख मैट्रिक टन डीएपी का कंजप्शन है, इतना ही कंजप्शन एनपीके का है। और ये फर्टिलाइज़र देश, आज हम ज़्यादातर इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, तो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो और देश में घरेलू प्रोडक्शन हो, वो बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हमने यूक्रेन क्राइसिस में देखा, और ये स्थिति में फर्टिलाइज़र अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिया, वहाँ से हम डीएपी खरीदते थे, कई हम फर्टिलाइज़र चाइना से लाते थे। तो वर्तमान स्थिति में जिस तरह से अभी टर्बुलेंस चल रहा है, उसको देखते हुए कोई जगह से फर्टिलाइज़र की बाधित हो तो हमें फर्टिलाइज़र की उपलब्धता में दिक्कत हो जाए, और ये दिक्कत यहाँ हो जाए उसका मतलब ये कि हमारी प्रोडक्शन पर नेगेटिव इफेक्ट आ जाए। तो देश में फर्टिलाइज़र सेक्टर में आत्मनिर्भर हम कैसे बने, उसके लिए देश में यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने 5 नए प्लांट लगाने के लिए मोदी जी ने 2016 से शुरुआत करी। रामागुंडम, गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी और तालचर, उसमें से 4 प्लांट आज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। 12.5 लाख मैट्रिक टन का एक प्लांट है, तो 70 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू हो गया। मैट्रिक्स ने एक नया फर्टिलाइज़र प्लांट लगाया, हमने एक यूरिया पॉलिसी लाई, तो उसके तहत एक चंबल ने प्लांट लगाया। तो ऐसा करके पिछले 8 साल में, पुराने एक दशक में, यानी कि 85 से 90 तक और 95 तक 10 साल में 4 प्लांट बंद हुए थे, और हमने नए 7 प्लांट लगाए यूरिया का, ताकि देश में यूरिया की उपलब्धता आत्मनिर्भरता से हमें उपलब्ध हो। दूसरा, डीएपी का रॉ मटेरियल होता है फॉस्फरिक एसिड, और फॉस्फरिक एसिड का रॉ मटेरियल होता है रॉक फॉस्फेट। देश में रॉक फॉस्फेट की माइंस कैसे हम ओपन कर पाए, उसके लिए स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, उसके लिए एक जॉइंट ग्रुप बना, वो लगातार प्रयास कर रहा है ताकि देश में रॉक फॉस्फेट हमें उपलब्ध हो, तो देश में डीएपी के लिए रॉ मटेरियल भी देश में बने। आज डीएपी हम इंपोर्ट करते हैं, देश में बनता है तो हमें रॉक फॉस्फेट इंपोर्ट करना होता है, और उसकी इंटरनेशनल प्राइस भी इंडिया की डिमांड पर फ्लक्चुएटेड हुआ करती थी। तो देश में हमारा उत्पादन के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल की सप्लाई एश्योर हो, उसके लिए दुनिया की कंपनियों के साथ, दुनिया की माइनिंग कंपनियों के साथ भारत की कंपनियों ने लॉन्ग टर्म करा। जॉर्डन, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, इज़राइल, रशिया, ये सभी कंट्री के साथ आज भारत का लॉन्ग टर्म है, तो वहाँ से एश्योर्ड प्रोडक्शन इंडिया प्रोक्योर कर लेता है ताकि इंडिया की रिक्वायरमेंट बाधित ना हो। और धीरे धीरे हमने एक रीजनेबिलिटी गाइडलाइन में भी चेंज करा, यानी कि देश में कोई इंपोर्ट करेगा फर्टिलाइज़र
तो उसको 8% हम एश्योर्ड प्रॉफिट देंगे। लेकिन देश में मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो 10% देंगे। देश में मैन्युफैक्चरिंग करके देश में ही वो नया प्लांट लगाएगा या तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम उसको 12% प्रॉफिट देंगे, ताकि लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिले, उसको प्रोत्साहन मिले। इसलिए हमने ये जो एफर्ट लिया है उसका फ़ायदा हमें धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में हमने उसमें इंटरवेंशन भी किए, सप्लाई साइड इंटरवेंशन भी करा है। हमने नैनो डीएपी, नैनो यूरिया जैसे अल्टरनेट फर्टिलाइज़र, बायोस्टिमुलेंट, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र, उसको भी प्रोत्साहन देने के लिए पीएम प्रणाम जैसी योजना लाए, ताकि जो स्टेट अपने यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम करेगा तो और उससे जो सब्सिडी बचेगी उसका 50% पैसा उसको हम रियम्बर्स करेंगे, यानी कि स्टेट को देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोत्साहन मिले। कई टाइप के इंटरवेंशन से हम देश में फर्टिलाइज़र की आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहे हैं। सर, लेकिन जैसा कि हमने बात आपने भी दोहराया कि इंपोर्ट डिपेंडेंस है हमारी, ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ की तरफ अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर है, रेड सी कॉन्फ्लिक्ट है, कोविड भी वंस इन अ सेंचुरी जैसी महामारी हमने देखी। ऐसे में हमने सप्लाई को कंसिस्टेंटली मेंटेन कैसे किया? सप्लाई को मेंटेनेंस करने के लिए हमें 2 इंटरवेंशन करा। एक तो हमें कंट्री वाइज डायलॉग करना। जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस की शुरुआत हुई उसके पहले कोविड क्राइसिस आई थी। कोविड क्राइसिस में सभी पोर्ट बंद थे, शिपिंग लाइन बंद थी और खाद के कारखाने प्लांट भी बंद थे। ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत थी, क्योंकि किसान को तो बोवाई करनी ही करनी है, तो बोवाई करने के लिए फर्टिलाइज़र लाना आवश्यक था। दुनिया के साथ एक क्राइसिस की स्थिति में हमने बातचीत करी। स्पेशल केस में हमने शिपिंग लाइन को अप्रूवल दिया, लोडिंग अनलोडिंग के लिए अप्रूवल दिया और हम फर्टिलाइज़र लाए। जब रशियन क्राइसिस हुई तब एकदम सडन हमारा जो शिप आ रहा था रशिया से, खास करके हम डीएपी वहाँ से ला रहे हैं, पोटाश वहाँ से ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिया। जब सैंक्शन लगा तो ट्रांजैक्शन रुक गया, तो ट्रांजैक्शन रुकने से वहाँ से लाना तो पेमेंट कैसे करे, सब इश्यू था। वैसी स्थिति में अदर सोर्सेस को एक्सप्लोर करके हम इजराइल से लाना चालू करा, हमने कनाडा से लाना चालू करा, हमने सऊदी अरेबिया से जो फर्टिलाइज़र आ रहा था, पोटाश आ रहा था, फॉस्फोरिक एसिड आ रहा था, वो बढ़ाया और रशिया के साथ बातचीत जारी रखी। धीरे धीरे उसका रास्ता निकाल के हम रशिया से भी फर्टिलाइज़र फिर से लाना चालू करा। वैसे ही पोटाश बेलारूस से आता था जी। फिर बेलारूस से पोटाश लाने के लिए रशियन पोर्ट का उपयोग करना होता है, तो रशियन पोर्ट पर सैंक्शन होने से बेलारूस कंपनी से पोटाश लाना दिक्कत थी, तो उसका प्राइस सडन बढ़ जाता था। जो $350 की प्राइस थी पोटाश की प्रति मेट्रिक टन, वो बढ़ के $950 तक हो गई थी। वैसी स्थिति में इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है फर्टिलाइज़र सेक्टर में, सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट, तो उस वक्त उसके साथ 1 to 1 एक कंपनी के साथ बातचीत करके इंडिया के लिए स्पेसिफिक प्राइस करिए। ऐसा करके हमने स्पेसिफिक प्राइस इंडिया के लिए करवाया, क्योंकि हम आपसे एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट करते हैं, हम आपसे आपका सबसे बड़ा खरीदनार व्यक्ति है, खरीदी करनार कंट्री है। तो दुनिया ने हमारी बात मानी थी और हमें उन्होंने सप्लाई दिया था। आज भी यही स्थिति हुई है। जॉर्डन से फर्टिलाइज़र आ रहा है, रशिया से आ रहा है, टूनिशिया से आ रहा है, ये सब कंट्री से जो देश में फर्टिलाइज़र आ रहा है, मोरक्को से आ रहा है, उसका रूट है रेड सी, यानी कि सुएज कैनाल। बिल्कुल। तो सुएज से आने वाले सभी हमारी जो शिप है वो वाया रेड सी से आती है। वहाँ जो सांचियागिरी अभी हो रही है, दिक्कतें हुई है जी, तो हमें उसके लिए बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। डिफेंस, MEA, शिपिंग मिनिस्ट्री, फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री आपस में बैठते हैं। इंडिया का कितना शिप लाइनअप है, कौन शिप कब लोड होगा, कब वो रेड सी में आएंगे। जब रेड सी में आएंगे तब इंडियन नेवी है उसको पायलटिंग करेगी, उसको एस्कॉर्ट करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। ऐसा करके हम ला रहे हैं। और जो वहाँ से नहीं आए
तो ये सब सिर्फ केप ऑफ गुड ऑफ होके अफ्रीका को घूम के आना पड़ता है, तो उसका इंश्योरेंस भी बढ़ जाता है, उसकी प्राइस कॉस्ट भी, जो उसका किराया है वो भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी लैंडिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो उसका रास्ता क्या निकाले, उसके लिए हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके किसान को टाइम पे खाद मिलती है। बिल्कुल सर। इंडियन इकोनॉमी को अ डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तहत भी देखा जा रहा है। हमने देखा कि संसद में एक वाइट पेपर भी आया। अगर मैं केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र की बात करूं तो किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स, किस तरह के डेवलपमेंट्स अगर हम कंपेयर करें 2014 से पहले और अब 2024 में? हम सारा केमिकल सेक्टर की बात करें और उसके साथ फर्टिलाइज़र को भी जोड़ें तो उसमें दो विषय है। एक, केमिकल्स में, बेसिक केमिकल्स में देश का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है। फार्मा सेक्टर में भी हमारा एक्सपोर्ट, फार्मा इज़ वन टाइप ऑफ केमिकल्स, उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्योंकि कोविड के दरमियान हमने फार्मा सेक्टर के लिए PLI 1, PLI 2 स्कीम PLI लाए। तो 2 PLI से हमने 12,000 करोड़ रुपया और 15,000 करोड़ रुपया जो स्पेशलिटी केमिकल्स या तो API जो देश में नहीं बनते थे, ऐसे 43 API को हमने आइडेंटिफाई करा था और देश में ही बने, उसके लिए हमने एफर्ट करा और देश में वो बनना आज चालू हो गया। 39 APIs देश में बनना चालू हो गया। वैसे ही केमिकल्स में हमने एफर्ट करा, इंडस्ट्रीज में हम QR कोड लाए और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करा और उसको नेशनल क्वालिटी कोड दिया NCQ, उससे BIS स्टैंडर्ड तय करा, उससे दुनिया में भी उसकी डिमांड बढ़ी है, क्वालिटी एश्योर हो गई, देश में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। रही बात फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र में धीरे धीरे हम हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करते जा रहे हैं। अभी मैंने आपको आगे बताया, यूरिया का प्रोडक्शन देश में चालू हो गया, बढ़ा, 65-70 लाख मेट्रिक टन अभी देश में प्रोडक्शन एडिशनल होना चालू हो गया। अभी 25-30 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट हम इस साल करेंगे, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो रही। भविष्य में उसमें नैनो DAP, नैनो यूरिया का इंटरवेंशन होगा तो हमें इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। यूरिया तो मेरा मानना है कि 2025 के बाद हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वैसा ही DAP का है, लेकिन DAP में हमारी दिक्कत यह है कि हमारे पास रॉक फॉस्फेट की कमी है, जो हमें 300 लाख मेट्रिक टन फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है। उसको पूरा करने के लिए हमारे पास इनफ रॉक फॉस्फेट के माइंस नहीं है और ये ग्रेड का भी रॉक फॉस्फेट नहीं है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हम इंपोर्ट रॉ मटेरियल तो करते रहेंगे, लेकिन नैनो DAP जैसा इंटरवेंशन आने वाले दिनों में हमारा DAP की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी कम करेंगे, जो मोदी गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाया है। और मोदी जी चाहते हैं कि देश में केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम हो। उसके लिए जो हमने इनिशिएटिव लेना चालू करा है, वो सचमुच आने वाले दिनों में देश को फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर, आशा करते हैं। लेकिन सर, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर बुक की बात की जाए तो दो बेहद अहम मंत्रालय हैं देश के, चाहे वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो या फिर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स हो। किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिली? क्या वो इंस्पिरेशन थी जब आपने ये अपने जो थॉट्स हैं वो बुक में डाले? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर मैंने इसलिए बुक लिखी, और मैं कल वर्ल्ड बुक फेयर में गया था, तो रूपा पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया है, वो उसका स्टॉल पर मैं गया तो उन्होंने कहा कि डेली 200-250 बुक मेरी बिकती है और ये बुक तो बेस्ट सेलर है। तो मैंने कहा कौन ख़रीदता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट खरीदते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग खरीदते हैं, जो आपका किसान समृद्धि केंद्र है वो भी खरीद रहे हैं, और जो लोग कोचिंग क्लास चलाते हैं वो भी खरीद रहे हैं। तो बेस्ट सेलर के रूप में जा रही है। उसकी विशेषता ये है, और ये लिखने की प्रेरणा मुझे इसलिए मिली
कई सेक्टर में तो बहुत कुछ लिखा जाता है और उसमें क्यूरियोसिटी भी होती है। मैं बुक लिखूँ कोविड मैनेजमेंट, तो मैंने ही कोविड मैनेज करा है, तो ये बुक सब लोग रीड करने की इच्छा रखेंगे कि चलो ये समय में मोदी जी ने क्या क्या करा था, हम पढ़े। उसमें मोदी जी ने देश में केमिकल फर्टिलाइज़र को रिफॉर्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, अल्टरनेट फर्टिलाइज़र डेवलप करने के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, जब ऐसी विपरीत परिस्थिति में, मैंने तो ये दिन देखा है जो 2008-9 में देश में फर्टिलाइज़र की क्राइसिस हो गई थी। कुछ छोटा मोटा कोई इंटरनेशनल इंसिडेंट हुआ था, 3 महीने तक मार्केट में यूरिया था ही नहीं, और 2-3 बड़ी क्राइसिस होने के बावजूद भी देश में फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होने दिया। तो कैसे किया मैनेजमेंट, कैसे किया, नैनो यूरिया उसका आविष्कार कैसे हुआ। आप किसान समृद्धि केंद्र देख रही हो, क्या है किसान समृद्धि केंद्र, क्यों चलाया गया। आज भारत सरकार को कोई भी सूचना देनी है या कोई मार्गदर्शन देना है या कोई बात रखनी है, तो राज्य स्टेट में अपनी ओर से बात रखने वाला प्लेस कौन सा हो, तो किसान समृद्धि केंद्र एक ऐसा है, उस सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी से चलता है, उसका कमीशन से चलता है। आज 2 लाख हमारा किसान समृद्धि केंद्र बन गया। कैसे विचार आया, क्या उसका फ़ायदा है, तो जिसको कुछ समझना है, नॉलेज गेन करना है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है देश में जैसे हेल्थ सेक्टर बदल रहा है वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बदल रहा है, और दूसरी कृषि क्रांति की शुरुआत अमृत काल में हो चुकी है। जब देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा 25 साल के बाद, तब हम फर्टिलाइज़र सेक्टर में क्या करेंगे, उसके लिए विस्तृत इन्फॉर्मेशन उसमें है, क्योंकि एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज़र दोनों जुड़वा विषय है। जैसा हमारा जीवन में हमारा फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट घी होता है, घी खाना ऋणम कृत्वा घृतम पिबत, ऐसी हमारा शास्त्रों ने कहा है जी। वैसे एग्रीकल्चर को समृद्ध करना है तो फर्टिलाइज़र उसका एक पार्ट है, कोई ना कोई फॉर्म में फर्टिलाइज़र चाहिए ही चाहिए। तो ये फर्टिलाइज़र हम दुनिया पर निर्भर ना रहे और देश में ही फर्टिलाइज़र पैदा करके हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करें, वो भी ग्रीन हो, वो भी इको फ्रेंडली हो, वो भी हेल्थ को नुकसान ना करे, ऐसा हो। ये सब विषयों को मैंने अच्छी तरह से फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर में लिखा है। चलते चलते सर, अगली बेस्ट सेलर कौन से विषय पे होने वाली है? अगली बेस्ट सेलर मैं मानता हूँ कि मेरी एक दूसरी बुक आ रही है, 2 बुक पाइपलाइन में है। एक है मोदी जी ने जो गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है जी, उसका बेस है चिंतन बैठक। मोदी जी स्वयं गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब ऑफिसर के साथ कई विषयों को लेकर चिंतन बैठक करते थे, उसमें कार्य योजना बनाते थे। वैसे उन्होंने भारत सरकार में भी चिंतन बैठक का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करा। वो कैसे कैसे चिंतन बैठक होती थी, हमने भी मेरे मिनिस्ट्री में कुल मिला के 7 से 8 चिंतन बैठक की। कैसे हम हमारा रोड मैप को तय करें, उसकी मेथड क्या, ताकि हम एग्जैक्ट कन्फ्यूज़न, हम जब काम करें तब ऑफिसर और मिनिस्ट्री और मिनिस्टर सभी में एजेंडा क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जब भी कन्फ्यूज़न होता है तो व्यक्ति कन्विंस नहीं होता और कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज व्यक्ति कभी किसी को कन्विंस नहीं करा सकता है। बिल्कुल। किसी को कन्विंस कराना है तो पहले उसको स्वयं को कन्विंस होना है। तो ये चिंतन बैठक से कन्फ्यूजन ना रहे, स्वयं कन्विंस हो एजेंडा से, और उसका इम्प्लीमेंटेशन की क्लैरिटी उसमें आए, उसके लिए एक चिंतन बैठक का हमने अच्छा प्रयोग करा है। उसके ऊपर मेरी एक बुक इमीडिएट आ रही है और एक कोविड मैनेजमेंट पर आ रही है। क्या बात है। तो डॉक्टर, राइटर, मिनिस्टर, मैनी हैट्स दैट यू डॉनिंग सर। इसलिए लिख रहा हूँ, मेरी रुचि भी है। दूसरा, जो आज मैं उसको डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करूँगा, तो भविष्य में पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोगों के लिए मोदी जी कैसे काम करते थे, उसकी कार्यशैली कैसी थी, उसकी कार्य पद्धति कैसी थी। जैसा मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जब हम छोटे थे, शायद आपने भी पढ़ा होगा, सिलेबस का पार्ट होगा सेकेंडरी स्कूल में, चंद्रगुप्त मौर्य का सुवर्णकाल। चंद्रगुप्त मौर्य का सुवर्णकाल क्या था,
वो आज इतने 2000 साल के बाद हम पढ़ते हैं। आने वाले दिनों में भविष्य में मोदी जी का कार्यकाल को, सुवर्ण काल को रिफॉर्मर काल के रूप में जाना जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। तो नया भारत में निर्माण में क्या प्रोसीजर थी, ये जब न्यू जनरेशन को पढ़ना है तब वो डॉक्यूमेंटेशन उसका होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं कोई ऑथर नहीं हूँ, लेकिन उसको अच्छी तरह से मेरी समझ सूझ के अनुसार जो मैंने एहसास किया है, फीलिंग किया है, उसको मैं लिखता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए, अपनी बुक के बारे में हमसे ये सारी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू कृति। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।